सिर्फ किसका फर्क है, आपके इलेक्ट्रोड का फर्क है, बाकी न्यूमेरिकल्स का कोई फर्क नहीं है, न्यूमेरिकल्स आर सेम। ठीक है, बहुत कोई खास फर्क नहीं मिलेगा आपको, थ्योरेटिकली तो फर्क है लेकिन न्यूमेरिकली कोई फर्क नहीं मिलेगा। ठीक, तो आइए जी अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगले न्यूमेरिकल में जो हमें सिचुएशन मिल रही है वो ये है कि ये न्यूमेरिकल भी आ गया हमारे पास, इसको ताकि हम देखते भी रहें, सामने रहे हमारे, और सॉल्व भी करते रहेंगे। अच्छा है ना, ऐसा मैं क्लीनिंग कर लूं थोड़ी सी जी। इसमें लिखा हुआ है कि आयरन 3 इज पोलैरिग्राफिकली रिड्यूस टू आयरन 2, आयरन 3 आयरन 2 में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, ये हम इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। Fe3 जो है वो रिड्यूस हो रहा है आयरन 2 में, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया। ठीक है, और ये Fe2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक, अच्छा उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी आयरन 2 एट पोटेंशियल मोर नेगेटिव देन अबाउट 0.4 वोल्ट। ये भी यहां लिख देते हैं कि किस पोटेंशियल पे काम हो रहा है, मोर नेगेटिव देन प्लस 0.4 वोल्ट। अच्छा यहाँ एक बात की वजाहत करता चलूं कि ये मोर नेगेटिव से मुराद क्या होगी, इससे मुराद ये होगी कि ये पोटेंशियल जो है ये, एक मिनट को सेट कर दें, ये पोटेंशियल जो है -0.4 से कम होगा। मोर नेगेटिव से मुराद ये कि सिर्फ नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होगा, मोर नेगेटिव का मतलब क्या है, प्लस 0.4 है, उससे कम भी +0.3 भी हो सकता है, +0.35 भी हो सकता है, ये भी टुवर्ड्स नेगेटिव पोटेंशियल हुआ ना। तो इसका मतलब, इसके कहने का मतलब है कि मोर नेगेटिव देन 0.4 मतलब 0.4 से कम पोटेंशियल पर ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी आगे क्या कह रहे हैं, वर्सेस एससीई सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का एब्रीविएशन होता है। ठीक है, कहीं भी लिखा हो तो आप अंडरस्टूड है, कैलोमल इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसके बाद एंड इज फर्दर रिड्यूस टू आयरन 0। अब ये फर्दर रिड्यूस हो रहा है आयरन 0 पर एट -1.5 वोल्ट वर्सेस एससीई, उसी एससीई पर। तो चलिए जनाब इसकी भी हम केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, कि ये मजीद रिड्यूस हो रहा है आयरन 0 में, तो ये क्या हो जाएगा जनाब, Fe2+ मजीद रिड्यूस हो रहा है आयरन 0 में। ठीक है, और किस पर हो रहा है ये, एट -1.5 वोल्ट पे हो रहा है। ठीक है, इसको और कलर दे देता हूं ताकि आपको रिएक्शन वर्स में तमीज कर सकें। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहे हैं, यानी हमारी इतनी तक बात हो गई कि आयरन, ये जो सेकेंड लाइन थर्ड लाइन में अब ये लिख रहे हैं, आप पैरेललोग्राम इज रन यूजिंग डीएमई ऑन अ सॉल्यूशन containing Fe3+ and or Fe2+, यानी Fe3+ या Fe2+ में से कोई भी एंड या और, यानी ये देखें यहाँ पे बता देता हूँ आपको मजीद कहाँ पे बात पड़ी जा रही है, ये यहाँ पे कि सॉल्यूशन कंटेनिंग एंड या और, ये क्या मतलब है इसको समझने की जरूरत है। तो एंड या और से मुराद ये है कि या तो फेरिक मौजूद है या
यानी अगर हम और लें तो या फेरिक मौजूद है टोटल या फेरस मौजूद है, ठीक है। और अगर हम एंड लेते हैं तो फेरिक और फेरस दोनों मौजूद हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि आखिर इनमें से कौन सा मौजूद है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखा करंट इज रिकॉर्डेड एट जीरो पोटेंशियल, करंट रिकॉर्ड किया गया जीरो पोटेंशियल के ऊपर, ठीक। और उसमें हमें करंट इज रिकॉर्डेड जीरो पोटेंशियल, तो जीरो पोटेंशियल पे करंट नोट किया गया, वो क्या था 12.5 माइक्रो एम्पियर। अ वेव इज आल्सो रिकॉर्डेड एट ई हाफ इक्वल टू माइनस 1.5, जो 1.5 वोल्ट पर ई हाफ था उस पर भी वेव रिकॉर्ड की गई, तो वर्सेस वही कैल्विन इलेक्ट्रोड पर उसकी हाइट मिली 30 माइक्रो एम्पियर। आइडेंटिफाई द आयरन स्पीशीज इन द सॉल्यूशन, बताइए कि शुरू में आयरन स्पीशीज कितनी है सॉल्यूशन में, +3 है या +2 है या दोनों है। और कैलकुलेट करें रिलेटिव कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन का रेशो, रिलेटिव कंसंट्रेशन मतलब क्या है, दोनों की कंसंट्रेशन का रेशो मालूम करना है, ठीक है। तो ये सवाल है, ठीक। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि आयरन 3 सॉल्यूशन जो है उसको आयरन 2 में रिड्यूस किया जाता है, तो वो इस तरह रिड्यूस हो जाता है जैसे कि ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक। हमने खुद ही रिएक्शन लिख लिया, और ये काम हो रहा है +0.4 वोल्ट से नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। तो ये कहीं भी हो रहा होगा रास्ते में, ये नहीं बताया ये कहाँ हो रहा है। अलबत्ता अगला काम जो हो रहा है ना, जो मैं अब हाईलाइट करने लगा हूँ, ये वाला, ये जो आयरन, ये कब हो रहा है, ये -1.5 वोल्ट पर हो रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हाँ, एक पोलैरोग्राम रन किया गया डीएमई, आगे लिखा है ब्रैकेट में आ पोलैरोग्राम इज रन यूजिंग आ डीएमई, तो ये यूजिंग आ डीएमई नहीं लिखना चाहिए, जब पोलैरोग्राम लिखा हुआ है अंडरस्टूड है कि डीएमई होगा। बहरहाल ऑन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग Fe3+ एंड और Fe2+, इसका फैसला भी करना, पूछा भी यही है कि फेरिक है या फेरस है खाली या दोनों का मिक्सचर है। आगे बोला गया करंट इज रिकॉर्डेड जीरो पोटेंशियल, जो करंट जीरो पोटेंशियल पर है वो क्या है, एट 0.00 वोल्ट, आई इज इक्वल टू, वो है 12.5 माइक्रो एम्पियर, 12.5 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये 0 वोल्ट के ऊपर 12.5 माइक्रो करंट है, ठीक। और फिर मजीद ये कहा गया कि -1.5 वोल्ट पर जो करंट लिया गया वो है 30.0 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये तो डेटा हो गया मुकम्मल। अब पूछा क्या है, पूछा ये दो बातें पूछी, एक तो ये पूछा है कि क्या शुरू में दोनों की कंसंट्रेशन मौजूद है, यानी आयरन 3 आयरन 2 दोनों मौजूद है, या खाली आयरन 3 मौजूद है या आयरन 2 मौजूद है, ये बात पूछी गई, ठीक है। और क्या कहते हैं, दूसरी बात ये पूछी गई है कि अगर दोनों मौजूद हैं तो फिर आप इनकी रिलेटिव कंसंट्रेशन बताएं कि दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो अगर ये केस मिल गया, पहले का जवाब ये हुआ कि दोनों मौजूद है तो, और अगर एक मौजूद है तो जाहिर सी बात है रिलेटिव कंसंट्रेशन मालूम नहीं की जा सकती, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वही फिगर जो कि आपको पहले हमने दिखाई थी उस फिगर को तलाश करते हैं, ताकि फिगर से आपके बात सादा वाज़ेह हो जाएगी, ठीक है। तो फिगर हमने देखी थी एक लास्ट टाइम वोल्टामेट्रिक कर्व की, जिसमें ये सर, जी जी ये जो दो सॉल्यूशन है वो दोनों अलग अलग है, जिस पर इलेक्ट्रोड को अलग अलग सॉल्यूशन पर डिप करके ये बात पता चल रही है हमें। हम्म, अलग अलग नहीं पता चल रही, एक ही सेल में काम हो रहा है, एक ही सेल में काम हो रहा है, ये अलग अलग नहीं पता चल रही। यानी इन्होंने कहा है कि हमें सिचुएशन दी गई है, वो ये दी गई है कि हमें कहा गया कि आपके पास जो सॉल्यूशन मौजूद है
वो या तो आयरन का 3+ का है, या फिर जो आपके पास सोल्यूशन मौजूद है वो या तो आयरन 2+ का है, या फिर जो आपके पास सोल्यूशन मौजूद है वो दोनों का मिक्सचर है। अब इसका पता नहीं है, डेटा उन्होंने दे दिया हमें, इनका हमें पता नहीं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि चलो भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन जो है वो 2+ होगा या 3+ होगा या दोनों होंगे, इसका फैसला करना है हमें। एक ही सेल मौजूद है, ठीक है, अलग अलग सेल नहीं है, ठीक। यानी एक ही सेल है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, 0 वोल्ट पर पोटेंशियल मालूम किया तो वो 12.5 करंट मालूम किया, वो 12.5 माइक्रो एम्पियर आया। -1.5 पे मालूम किया तो 30 माइक्रो एम्पियर आया। इससे पहले इन्होंने ये बताया है कि +0.4 वोल्ट से कम पोटेंशियल पर Fe3 Fe2 में कन्वर्ट होता है। यानी 0 वोल्ट पर क्या होगा, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि यानी यहाँ पर 0 वोल्ट है, अगर हम एज्यूम कर लें, ये जो फिगर नजर आ रही है आपको, इस फिगर में मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये नजर आ जाए वाजे। ये जो ये ना ये यहाँ पर अगर ये 0 वोल्ट है, जहाँ पे इस वक्त ये रेड कलर की लाइन मूव कर रहा हूं मैं, ठीक, तो यहाँ पर जो करंट मिल रहा है इस जगह पर, इस पॉइंट पर जो करंट मिल रहा है, तो मैं इसको टाइप चेंज कर लेता हूँ। फिर मैं इस तरह में कर्सर नहीं आ रहा होता, तो मैं जरा कर्सर की शेप चेंज कर देता हूँ। जी, इस पॉइंट पर, इस पोटेंशियल पर आपको जो करंट पोटेंशियल है वो फर्ज करें ये 0 है, इस पोटेंशियल इज 0, ठीक है। इस पर जो करंट आपको मिल रहा है वो क्या बता रहे हैं वो है 12.5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इस पोटेंशियल पर जो करंट मिल रहा है वो 12.5 माइक्रो एम्पियर है, ठीक। फिर ये कह रहे हैं कि जी अगला जो पोटेंशियल जिस पे करंट चेंज मिल रहा है वो ये है, ये -1.5 है, यानी पोटेंशियल नेगेटिव साइड स्कैन किया जा रहा है, -1.5 है। तो लिहाजा यहाँ जो आपको टोटल करंट मिल रहा है, ये टोटल करंट यहाँ पर टोटल, ठीक है ना, यानी यहाँ से लेकर, या कहाँ से, बिल्कुल नीचे से लेकर और यहाँ तक जो करंट मिल रहा है वो क्या है, वो 30 माइक्रो एम्पियर, वो क्या है, 30 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। तो लिहाजा यानी 30 माइक्रो एम्पियर अगर फिगर के हिसाब से देखें तो 30 माइक्रो एम्पियर बेसिकली IL1 और IL2 दोनों है, बेसिकली ये IL1 IL2 दोनों है, मिक्सचर है इसका, ठीक। तो अब ये कह रहे हैं कि अब बताइए आपके क्या आयरन है, क्या आयरन 2 है, आयरन 3 है, या दोनों मौजूद है सोल्यूशन में शुरू से। तो अब आप हम सोचते हैं भी कि कैसे करें। तो इसमें ऐसा है कि क्योंकि अगर हम ये सोचें कि खाली आयरन 2 होता, हम ये सोचते हैं इफ ओनली Fe2 इज प्रेजेंट, Fe2 अगर ये होता, ठीक है ना, तो फिर क्या होता जनाब, फिर ये होता कि सही कर लो थोड़ा सा, अगर ओनली Fe2 होता तो फिर क्या होता, हम इसको सोच लेते हैं। फिर ये होता कि Fe2 कन्वर्ट हो गया, बल्कि चले ऐसा करते हैं पहले हम Fe3 ले लेते हैं, इससे काम आसान हो जाएगा, Fe3 से जरा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। थ्री, सॉरी 23 हो गया ये, जी जनाब। अगर हम सोचते हैं, सर्च करें, हम सोचते हैं ओनली Fe3, ठीक है, इस सिंपल केस है ना, इसलिए पहले बता रहा हूँ। अगर ये सिर्फ Fe3 होता शुरू में सोल्यूशन में, तो क्या होता, Fe3 कन्वर्ट हो रहा है Fe2 में, किस पर, इस पोटेंशियल पर, ठीक है। बल्कि
चलिए Fe2 ही कर लेते हैं, मैं उल्टा बता गया आपको, Fe2 ही आसान है, Fe3 के बाद कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ओनली Fe2 होता तो Fe3 Fe2 में कन्वर्ट हो रहा है किस पोटेंशियल पर, +0.4 से नेगेटिव पोटेंशियल में, यानी 0 पर, यानी इस पोटेंशियल पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट मिलेगा कब, जबकि Fe3 मौजूद होगा जो कि Fe2 में कन्वर्ट होगा। और अगर केस ये है कि ओनली Fe2 मौजूद है, ठीक है, तो फिर ऐसे केस के अंदर आपको ये करंट ही नहीं मिलता, ये वाला, ठीक है, क्योंकि खाली Fe2 मौजूद है। तो करंट कहाँ मिलता आपको, जब Fe2 Fe0 में कन्वर्ट होता, Fe3 तो है ही नहीं, Fe3 तो है ही नहीं, जब Fe2 मौजूद होगा तो करंट मिलता आपको -1.5 वोल्ट पर, यानी करंट आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता, करंट आपको सिर्फ और सिर्फ यहां मिलता, इस जगह पे। ये वाला करंट तो मिलता ही नहीं, ये करंट, ठीक है। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ Fe2 मौजूद है, ये तो गलत है। तो हम ये लिख सकते हैं, इन केस इफ ओनली Fe2 इज प्रेजेंट, तो हम क्या लिखेंगे कि अगर सिर्फ Fe2 मौजूद होता तो हम क्या कहते हैं कि नो करंट एट 0.00 वोल्ट। क्यों कि वहां Fe3 है ही नहीं, तो Fe3 की वजह से करंट मिल रहा था, ठीक। लिहाजा ये कहना गलत है, ठीक। और अगर हम कहते हैं कि जी इफ ओनली Fe3 इज प्रेजेंट, इसको भी देख लेते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर Fe3 प्रेजेंट है चलें भी इसको सोच लेते हैं, ठीक। तो क्या होता, आइए देखते हैं। अगर Fe3 मौजूद है तो फिर पहला वाला रेशन तो होगा ही होगा, ये वाला, कि वो 0 वोल्ट के ऊपर आपको Fe3 से यहाँ पर Fe2 मिलता। तो कितना करंट मिल रहा है, 12.5 माइक्रो एम्पियर, है ना। और अच्छा, एक इसमें एक चीज मैंने और गलत कर दी, यहाँ N में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, ठीक है, ये चीज मैंने नहीं लिखी थी। आइए जी दोबारा हम इसकी प्रेजेंटेशन मोड में आ जाते हैं, ताकि वहां जरा सा कर्सर सही तरह समझा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस जगह आए ना, तो देखेंगे कि इस सिचुएशन पर जब 0 वोल्ट था पोटेंशियल यहाँ पर, तो जो हमें लिमिटिंग करंट मिल रहा है ये 12.5 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। अब ये जो 12.5 माइक्रो एम्पियर मिल रहा है, ये मिल रहा है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। तो यहां जो करंट हमें मिलना चाहिए, यहां ये वाला करंट, ये कितनी की वजह से मिलना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। तो ये वाला करंट क्या होगा, ये वाला करंट 30 माइक्रो एम्पियर नहीं होगा, ये वाला करंट 30 माइक्रो एम्पियर नहीं होगा, बल्कि ये करंट जो हो जाएगा, ये यानी ये करंट आपके पास आ रहा है Fe2 Fe3 इसमें 0 हो गया, कन्वर्ट हो गया, 12.5 माइक्रो एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है। अब ये जो करंट आ रहा है आपके पास 30 माइक्रो एम्पियर, ये जो इतना करंट चेंज आ रहा है, ये कह रहे हैं कि जी ये -1.5 पे आ रहा है, ठीक। तो जब ये -1.5 पे आ रहा है, तो दिस करंट इज ड्यू टू व्हाट, हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। याद रखिए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, ओनली Fe3 इज प्रेजेंट, ठीक है। तो जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं, लिहाजा ये करंट Fe3 का अगर आ रहा है 12.5 माइक्रो एम्पियर, तो और ये 30 माइक्रो एम्पियर आ रहा है, तो हम इस 30 में से 12.5 को माइनस करेंगे तो ये करंट आ जाएगा, ठीक है। तो 30 में से हम 12.5 माइनस कर देते हैं, ठीक। तो क्या आता है जनाब हमारे पास, 17.5 आ रहा है सर, 17.5 17.5, अच्छा जी। तो हमारे पास 17.5 माइक्रो एम्पियर करंट आ गया, चलिए जनाब, ठीक है। अब जब हमारे पास 17.5 माइक्रो एम्पियर करंट आ गया, तो ये 17.5 माइक्रो एम्पियर डबल होना चाहिए 12.5 का, है ना। क्योंकि क्यों, क्या वजह है, वजह ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फेरिक मौजूद है, और फेरिक 0 वोल्ट पर फेरस में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से 12.5 माइक्रो एम्पियर करंट मिल रहा है। लिहाजा ये जो करंट है, इसको इस 12.5 का डबल होना चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो 12.5 का डबल कितना होना चाहिए, 25 एम्पियर होना चाहिए ना। लेकिन जब आपने सब्ट्रैक्ट किया इसको इसमें से, तो क्या हुआ, वो तो 17.5 मिल रहा है,
25 तो नहीं मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं साहब, ये केस भी सही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ Fe3 नहीं मौजूद। ठीक है, मैं दोहरा देता हूं इसको। हमें 0 वोल्ट पर 12.5 का करंट मिल रहा है, ये IL1 जो मिल रहा है, ये मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से रिडक्शन हो रही है। और जब दूसरा करंट मिल रहा है वो कब मिल रहा है, वो जो ये वाला करंट है ये मिल रहा है हमें जब 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। तो हमें तो टोटल करंट पता था 30, इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट किया, 30 में से 12.5 तो बचा 17.5। अब जबकि हमें क्या होना चाहिए था, अगर ये सिर्फ और सिर्फ फेरिक है तो जितना फेरिक फेरस में कन्वर्ट हुआ उतना फेरस मौजूद है। वो फेरस जब फेरस 0 में कन्वर्ट होगा Fe0 में, तो डबल करंट होना चाहिए था। तो 12.5 का डबल 25 होता है, तो 25 तो नहीं आ रहा हमारा, 17.5 आ रहा है। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ आयरन मौजूद है शुरू में, ये भी कहना दुरुस्त नहीं। तो अब तीसरी बात बची, ठीक है ना, एनी सेंस। if 12.5 microampere is due to Fe3 reduction, and there must be double current at -1.5 वोल्ट, है ना। दैट इज क्या होना चाहिए, 25 माइक्रोएम्पियर। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, बट देयर इज 17.5 माइक्रोएम्पियर। ठीक है ना, तो ये केस भी नहीं रहा। ठीक है, ये केस भी नहीं रहा। तो अब फिर क्या बचा, एक ही केस बचा। क्या मतलब, बोथ Fe2 और Fe3 आर प्रेजेंट। अच्छा, अगर सवाल ये पूछा होता ना कि बताइए Fe मौजूद है, Fe2 मौजूद है, Fe3 मौजूद है, या दोनों मौजूद है, इतना सवाल पूछा होता तो यहाँ पे हमारा जवाब आ चुका होता। ये हमारा जो है, ये जो मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये हमारा जवाब होता, और हम आगे सॉल्व करने के बिल्कुल भी रवादार ना होते, हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये जवाब हो जाता। तीन ही केस थे, तीनों में से कोई एक होना था, दो तो नहीं हो सकते थे। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा केस भी है। ठीक, तो अब उसमें पूछा क्या, उसने उसने पूछा है कैलकुलेट दी रिलेटिव, ये पूछा है आपसे, कैलकुलेट दी रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ईच। तो इस वजह से हमें आगे करना पड़ जाएगा, वरना करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे। अब हमारी बेसिस कुछ और हो गई। हमारी बेसिस क्या है, ये करंट आ रहा है 12.5, ठीक है, और ये करंट जो आ रहा है, ये टोटल ये आ रहा है 30। तो 30 में से अब हम 12.5 जो है निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास बचेगी, यानी 30 में से फेराइड किसमें कन्वर्ट हुआ, 12.5 पर। तो 12.5 तो हमारा हो गया माइक्रो एम्पियर, और बाकी जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 30। तो उसमें सब्ट्रैक्ट करें कितना बन गया, इसको होना चाहिए, यानी ये जो 12.5 हमारे पास कंसंट्रेशन आ रही है, ये हमारी आ गई बिकॉज ऑफ फेरिक ओनली। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, वो आ रही है बिकॉज ऑफ फेरिक एंड फेरस बोथ, इस जगह पर। ठीक, बात वाज़ेह हो गई। यहाँ पर जो हमारे पास कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पे जो हमारा करंट आ रहा है, वो आ रहा है ओनली बिकॉज ऑफ फेरिक, ओनली बिकॉज ऑफ फेरिक। और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, यहाँ पर फेरिक और फेरस दोनों मौजूद है। अब जरा से समझने का नुक्ता है छोटा सा, कि यहाँ जो हमारे पास करंट आ रहा है, अगर ऊपर से करें एक्स आ रहा है, ठीक है ना, एक्स करंट आ रहा है,
तो ये जो वो फेरिक जो कि शुरू से फेरिक था, जो शुरू में फेरिक था और वो फेरस में कन्वर्ट हो गया, तो अब यहां पर आकर क्या हुआ, आपका सारा फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो और अगले स्टेप पे क्या हो रहा है कि सारा का सारा फेरस जो कि पहले से फेरस था वो भी, और जो फेरिक से फेरस बना वो भी, वो यहाँ पे आकर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मौजूद, हमें तो नहीं पता दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, हम दोनों की कंसंट्रेशन मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जबकि हम कह रहे हैं कि फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो गया, जहां पर जो करंट मिल रहा है वो 12.5 माइक्रो एम्पियर है। अब अगर हम फर्ज करें कि सिर्फ और सिर्फ यही फेरस फेरिक होता, Fe3 होता, Fe2 ना होता, तो अगला करंट हमें कितना मिलता, अगला करंट हमें 12.5 का डबल मिलता। वो कितना मिलता, वो 12.5 इंटू 2 यानी 25 माइक्रो एम्पियर मिलता, है ना। क्योंकि जहां पे जो करंट मिल रहा है वो सिर्फ फेरिक जो फेरस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर यही अकेला फेरिक होता तो अगला करंट हमें मिलता 25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है। लेकिन हमें मिल रहा है कितना, 30 माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब है 5 माइक्रो एम्पियर उस का करंट है जो पहले से फेरस था, है ना। जो पहले से फेरस था उसका करंट 5 माइक्रो एम्पियर है, और 25 माइक्रो एम्पियर किसका करंट है, जो कि फेरिक से फेरस बना है उस फेरस का है। यानी यहाँ जो करंट टोटल आ रहा है 30 माइक्रो एम्पियर, ये दोनों की वजह से आ रहा है, फेरस और फेरिक दोनों की वजह से आ रहा है। तो जो पहले से फेरस था वो तो खाली 5 माइक्रो एम्पियर, उसका पता कैसे चला हमें, क्योंकि जो फेरिक था वो 12.5 माइक्रो एम्पियर से फेरस में बना। अब ये वाला फेरिक जो है, इसी के फेरस जो है वो मजीद जीरो में कन्वर्ट होगा डबल करंट से, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है। तो 25 होता है, 12.5 टू द 25 माइक्रो एम्पियर करंट आना चाहिए था, लेकिन करंट 30 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 5 माइक्रो एम्पियर उस फेरस का करंट है जो पहले से फेरस ही था, फेरिक नहीं था। ठीक है। लिहाजा अब हम इसके रिलेटिव कंसंट्रेशन तो निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन तो निकाल सकते हैं। क्या होगी कि Fe2 Fe3 प्लस और क्वेश्चन Fe2 प्लस के साथ वो बराबर होगा 25:5। ठीक है। जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 5 25, 5:1 इसके बराबर होगा। ठीक है। तो किताब में आप आंसर चेक कर लीजिएगा कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5:1 ये प्रोपोर्शन होगा। ठीक। इसको भी मैं दोहरा देता हूँ। वो ये बात आई कि जब हमने ये सोचा कि जी दोनों मौजूद हैं, तो अगर यहाँ पर जो करंट आ रहा है इतना, ये करंट 12.5 माइक्रो एम्पियर आ रहा है फेरिक की वजह से। अगर यही फेरिक होता, पहले से फेरस नहीं होता, तो अगला करंट हमें 25 मिलना चाहिए था, डबल उसका। ठीक है। लेकिन वो करंट मिल रहा है 30। लिहाजा 30 में से 25 तो इस फेरस का है जो कि पहले से फेरिक था, और 5 उसका है जो पहले से सिर्फ फेरस था। लिहाजा हमने 25:5 का रेशियो ले लिया, तो 5:1 हमारे पास जवाब आ गया। ठीक। तो ये देखा जाए तो न्यूमेरिकल तो नहीं कहना चाहिए, न्यूमेरिकल तो से कह रहे हैं नंबर्स का गेम हो। नंबर्स तो खाली यहाँ पे आखिर में आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल था जो आपके सामने आ गया, आपके सामने पेश कर दिया गया। तो मजीद दोहराने की जरूरत है या आप इस पे गौर कर लें अभी, और सर, फिर उसको हम कर लेंगे। जी जी स्टेप फरमाइए। नंबर 5, स्टेप नंबर 5 को एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। स्टेप नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि जो आपका अगर सिर्फ और सिर्फ फेरस मौजूद होता सॉल्यूशन में, सिर्फ और सिर्फ फेरस होता, तो हमें कोई करंट नहीं मिलता जीरो में, 0 वोल्ट पर। यहाँ पर जो करंट, जहाँ पे एरो इस वक्त मौजूद है ना, यहाँ पे हमें कोई करंट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि फेरिक है ही नहीं, है ना। जब फेरिक है ही नहीं, तो 0.4 वोल्ट से लेकर -1.5 वोल्ट तक कोई भी हमें करंट नहीं मिलता। ये रिडक्शन ही नहीं होता, फेरिक फेरिक ही नहीं है। लेकिन हमें तो करंट मिल रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि खाली ये कहना कि सिर्फ फेरस होगा, ये बात गलत है। ठीक है। तो हमने एक लिख दिया जी नो करंट है। अगर ये होता तो नो करंट होता, बट देयर इज करंट। ठीक है। चलो मैं आगे भी लिख देता हूँ, बट देयर इज 12.5 माइक्रो एम्पियर करंट मौजूद है ना।
लिहाजा हम ये कह नहीं सकते 5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जो हमने सोचा है ये बात हमारी मुनासिब नहीं है, ये वाली बात हमारी मुनासिब नहीं है, ठीक है। फिर हमने सोचा कि Fe3 होगा, तो अगर Fe3 होता तो क्या होता, देयर विल बी, अगर ओनली Fe3 होता 7.5 माइक्रो एम्पियर एट -1.5 वोल्ट, क्योंकि अगर खाली Fe3 है तो जो Fe3 रिड्यूस हो रहा है वही आगे वो होता, क्या कहते हैं, तो ये तो हो नहीं रहा है, इतना करंट भी नहीं आ रहा। लिहाजा हमने तीसरी बात सोची कि जो है ऐसा नहीं है, ये बात नीचे लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये इसीलिए ऐसा नहीं है, इसको हमने मना कर दिया। अब तीसरी बात जो हमने सोची, जो जाहिर सी बात है वाहिद बात रह गई थी कि जी दोनों मौजूद हैं, बोथ आर प्रेजेंट। तो इफ बोथ आर प्रेजेंट देन व्हाट शुड डू, हमें पूछा गया था इसका रिलेटिव कंसिडरेशन बताओ, अगर बोथ मौजूद हैं तो काम और भी करना था। वो हमने फिर इस तरह किया है कि यहाँ पर कहा कि जी अगर जो फेरिक था वो 12.5 पर रिड्यूस हुआ है, तो आगे वही फेरिक मजीद 12.5 इंटू 2 25 माइक्रो एम्पियर लेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें करंट तो मिल रहा है 30 माइक्रो एम्पियर, हमें जो करंट मिल रहा है वो मिल रहा है 30 माइक्रो एम्पियर। लिहाजा हमें इसका मतलब ये हुआ कि 25 माइक्रो एम्पियर करंट यहाँ पे जो आ रहा है वो तो आ रहा है ड्यू टू वो फेरस जो कि फेरिक था पहले, और 5 माइक्रो एम्पियर करंट उसकी वजह से आ रहा है जो पहले से फेरस था, फेरिक नहीं था। लिहाजा हमने 25:5 का रेशो लिख दिया फेरिक और फेरस में, और 5:1 का रेशो आ गया, ठीक है। तो काफी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी हुई हैं, इसको हम आपका उस शक्ल में भी कर देंगे, क्या कहते हैं, वीडियो की शक्ल में भी आपको अवेलेबल कर देंगे इस न्यूमेरिकल को, और इसके अलावा भी इंशाल्लाह वीडियो आपको शेयर कर देंगे मजीद, ठीक है। क्या ख्याल है, काफी बातें हो गई, मजीद जरूरत है किसी बात की, या आप बता दीजिए। अच्छा जी, इसमें कुछ सवाल मैं इसमें देख रहा हूँ, अभी मैंने निगाह दौड़ाई इसकी तरफ, चैट की तरफ, तो इसमें आ रहा है कि डायलूशन फैक्टर समझ नहीं आया, मेरे ख्याल में काफी पुरानी बात हो गई, अब समझ में आ चुका होगा, और स्टेप 7 ही मैंने बता दिया गया, ठीक है। और कोई बात पूछनी है जी तो ठीक है, वरना फिर अलबत्ता हम अगला सेशन हम डिसाइड कर लेते हैं। मेरे ख्याल में अगला सेशन हम ट्यूसडे को कर लें सुबह 10 बजे, कमिंग ट्यूसडे को, थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा आपको। मैं आज आपको क्वेश्चन कोई कोई पुराना पेपर जो है कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे अपलोड कर देता हूँ, आप उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो वो भी डिस्कस कर लीजिएगा उसमें, प्लस कोई सवाल जवाब हो, बीच में इंशाल्लाह लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी कमिंग ट्यूसडे को हम दोबारा क्लास में आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लासरूम पे मिल जाएगी, बाकी क्लासरूम आप विजिट करते रहे, कोई और भी चीज हो सकती है तो आपसे शेयर की जा सकती है, ठीक है। सर एग्जाम कब तक हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट बता दीजिए। जी एग्जाम का तो आप कोई भी कुछ नहीं कह सकता, जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि जब हुकूमत पाकिस्तान ही फैसला करेगी कि आप कब इदारे खोले जाएं, तो जैसे ही वो फैसला करे बस समझे उसके अगले दिन इम्तिहान हो सकता है आपका, तो कुछ कह नहीं सकते। अलबत्ता अगले सेमेस्टर का जो कैलेंडर आ चुका है वो आया है 15 फरवरी से, तो कोशिश तो यूनिवर्सिटी की यही होगी कि सेमेस्टर अपने टाइम पे शुरू हो जाए, जो टाइम ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो लेकिन ये कि बहरहाल जितना हो सकता है, लेकिन आप तो इस तरह तैयारी करें कि बस अब इम्तिहान आ ही गए सर पे, ताकि आपकी तैयारी रहे, इसमें कुछ वक्त रहा नहीं है, ठीक है। वैसे भी 15 जनवरी तो वैसे ही नॉर्मल था कि हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे, लेकिन 15 जनवरी तो अब कल ही है, तो कल तो शायद मुश्किल है, लेकिन ये कि बहरहाल उम्मीद है कि फरवरी के अंदर आपके एग्जाम हो जाने चाहिए, अगर हुकूमत ने इजाजत दे दी तो, और अगर नहीं दी तो फिर देखें क्या होता है, इसको भी कुछ नहीं कह सकते। अभी तक तो फिजिकल एग्जाम होने का फैसला किया गया है। अच्छा, पूछ रहे हैं कि जी एना की लैब भी नहीं हुई है। अच्छा, लैब का मैं लैब वालों से पूछ लूंगा
कि उनका क्या प्रोग्राम है लैब में, जो आपके टीचर्स थे, मैं उनसे मालूम करके फिर आपसे रब्ता कर लेंगे कि क्या करना है लैब का, जिन लोगों की लैब नहीं हुई है। ठीक है, जिनकी हो गई है वो तो हो गई है उनके, और जिनकी नहीं हुई है उनका मैं उनसे पूछ के बता दूंगा, मुझे अभी इसका अंदाजा नहीं है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मंगल के दिन आप सबसे मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।